Hello everyone, welcome to Youth Power Academy. Let us start today's class. Today is 21st of July. As we know, the Parliament's monsoon session has just begun and there are information related to the government policies, the government schemes. And in this regard, the very first news is related to Gyan Bharatam mission. And the Gyan Bharatam mission, it was launched by Government of India with the primary objective of preserving and digitizing हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारी मनुस्मृतियां रही हैं जो उनको जो है वो इसमें प्रिजर्व करने का काम किया जाता है और डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जो भी कंटेंट है वो डिजिटली अवेलेबल रहे और इजीली उस पे रिसर्च हो सके उसको जो है वो एक्सेसिबिलिटी उसकी जो है वो इंक्रीज हो और लोगों तक जो ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब तक पहुंच सके। तो अभी गवर्नमेंट ने कल इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट हुआ है इसमें कि काफी प्रोग्रेस हुआ है ज्ञान भारत मिशन में और 8 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट इनको डिजिटाइज किया गया है टू डेट अंडर द मिशन and as part of the Gyan Bharatam mission's extensive operation, a comprehensive survey covering over 1 crore manuscripts has been successfully conducted nationwide. ज्ञान भारत मिशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और जैसे कि भी इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है कि हाँ अभी 8 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज किया जा चुका है और जो हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको कैसे जो है वो मैनेज किया जाए और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पास्ट के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर साइंस एंड रिलीजन वाज एट दैट टाइम। ये सारी चीजें हैं और डिजिटाइजेशन से जो है ये जो फ्रिजाइल मटेरियल होता है अब जैसे पुराने टाइम पे वेद पुराण जो लिखे गए वो अगर पेपर पे है या शीट्स पे है तो वो डिग्रेड हो जाएंगे उनका लॉस हो जाएगा और अगर इन्हें डिजिटाइज कर दिया जाएगा तो वो इजीली एक्सेसिबल होगा और उससे फिर आगे चल के हेरिटेज जो है वो हमारा प्रिजर्व हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है तो ये आप इसको याद रखिएगा। Next, there was an information regarding Kala Sanskriti Vikas Yojana and cultural promotion initiatives. Ministry of Culture has informed that it implements Kala Sanskriti Vikas Yojana. It is a central sector scheme which provides financial assistance to eligible cultural organizations and individual artists. जिसमें ट्राइबल रूरल आर्टिस्ट भी आते हैं और ये अपना जो आर्ट है उसको नेशन वाइड जो है वो परफॉर्म करते हैं। फंड्स are released from the Consolidated Fund of India via the annual budget allocated under कला संस्कृति विकास योजना। तो कला संस्कृति विकास योजना ये भी जैसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि क्या है ये और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको इम्प्लीमेंट करता है कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोग्राम्स अपने जो है वो कर सकें। इसके अलावा ये जो योजना है इसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है प्रमोट एंड प्रिजर्व किया जाता है डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फोक एंड ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स। तो कभी कभी जोनल सेंटर्स के बारे में भी जैसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं जैसे कि पटियाला नागपुर उदयपुर प्रयागराज कोलकाता दीमापुर और तंजावुर में। तो यहाँ पे जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं एंड दे रेगुलरली ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू आउट इंडिया एंड फॉर दिस द एनुअल ग्रांट इन एड इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Beside these, Ministry of Culture informed that it has developed Rachnatmak Bharat, that is a cultural and creative economy intervention. This initiative focuses on promoting and developing cultural and creative economy by supporting capacity building, market access, innovation, digital enablement, and institutional strengthening to encourage sustainable growth
ऐसे आर्टिस्ट को जो कि अभी इमर्ज हो रहे हैं, जो एक क्रिएटिव प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए ये है कि उनको गवर्नमेंट पूरी तरह से एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप मतलब वो बेहतर हो सके, एक्सेसिबल हो सके मार्केट को, इनोवेटिव तरीके से जो अपना ट्रेडिशन है उसको जो है वो शो कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे एक पूरा सस्टेनेबल ग्रोथ होगी पूरे सेक्टर की। तो ये है। तो आप चैनल पे हमसे से ज़्यादा जुड़िए। आपको हमारे चैनल पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस वो आपको बताई जाती है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप मैगजीन को, जो हमारा लिंक है, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करिए और स्टडी करिए। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड मेरा गांव मेरा धरोहर इनिशिएटिव. So, if we talk about National Mission on Cultural Mapping, uh, through this mission, we aim to document cultural aspects across the country. और इसका एक मिशन है मेरी गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स एट विलेज लेवल थ्रू आउट इंडिया. मतलब जो विलेजेस का जो कल्चर है, उनकी भी एक प्रॉपर मैपिंग जो है वो हो सके. तो इसमें ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं कल्चर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्टिस्ट, आर्टिसंस एंड अदर कल्चर प्रैक्टिशनर्स. देन दीज आर कंपाइल्ड इनटू विलेज कल्चर प्रोफाइल्स. इनकी प्रोफाइल्स बनाई जाती है ताकि ये काफी इम्पोर्टेंट है. और कि इसमें कोई ऐसी जो ये जो स्कीम है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इट डज नॉट ऑफर एनी फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिस्ट, नॉर इट मेंटेन डेटा कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टिस्ट टाइप. जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन टू अ विलेज बेसिस विद इन द एमजी एमडी पोर्टल. मेरा गांव मेरी धरोहर एक पोर्टल है. एंड देन the specific state-wide records for registered artisans and cultural practitioners are आर नॉट केप्ट. मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये एक बस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है. और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें फोकस किया जाता है कि एक कोई भी विलेज है उस पे उसका जो भी कल्चरल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके एक रिकॉर्ड बनाना, और उस पर्टिकुलर विलेज की एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जो कि मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव के तहत उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है. कि एक डेटा सेट जो है ये तैयार जो है वो हो जाता है. तो एक मैपिंग हो रही है, इसमें और कोई फैसिलिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है. बस इसका जो एम है इस इनिशिएटिव का, ये है कि जो भी विलेज लेवल पे जो कल्चरल हेरिटेज है उनको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए. और अभी इस मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है टू इंटीग्रेट द कल्चरल मैपिंग डेटाबेस विद अदर सेक्टर्स. कि मतलब इसको किसी और सेक्टर से अभी नहीं कनेक्ट किया गया, जैसे टूरिज्म से या एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से. तो बस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है जो भी कल्चरल रिसोर्सेज हैं विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया. Next, there was an information related to Smile scheme. Smile is support for marginalized individuals for livelihood and enterprise. और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है. दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ vulnerable communities, and it provide them dignity, sustainable livelihood opportunity. तो ये जो स्कीम है इसका एक एम है कि इंडिया को बेगिंग फ्री बनाना. और इसके लिए जो इंडिविजुअल्स हैं जो बेगिंग का काम करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का काम इस स्कीम के थ्रू किया जा रहा है. करेंटली जो डेटा है गवर्नमेंट का, इसके अकॉर्डिंग स्माइल बेगरी स्कीम इज ऑपरेशनल इन 216 cities across the country, and through this scheme 10,200 people have been rehabilitated and engaged in certain other work. The ministry has set ambitious target to expand the scheme, and it want to uh, expand the scheme to different cities. That is 295 cities by the financial year 2030 and 31.
जो स्ट्रैटेजिक फोकस है इसमें इसमें जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। जैसे हमें पता है कि हम रिलीजियस साइट्स पे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे बेगिंग जो बेगार्स हैं वो काफी रहते हैं, उनका नंबर काफी ज्यादा है। तो धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फेज्ड मैनर में। और इसका एम है कि फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक अप्रोक्सीमेटली 35,000 जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, और उनको जो है वो एक बेहतर तरीके का लाइफ ताकि वो जो है वो जी सकें। तो ये एक जो ये आपका स्माइल प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है और रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग ट्रैक करता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, शेल्टर होम्स को। ये एक काफी क्रूशल जो है वो पूरा इसका ये एस्पेक्ट है। तो बेगिंग अगर हम देखें तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है। इंडिया में गरीबी है, उसकी वजह से भी बेगिंग है, एजुकेशन लैक ऑफ एजुकेशन है, डिसेबिलिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है वो ये काफी जो है वो है। और बहुत सारे लॉज बने, स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया ताकि इसको एड्रेस किया जाए। कुछ इशू जो स्टेट्स हैं वहां पे एंटी बैगिंग लॉज हैं जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं अगर आप भीख मांगते हो। लेकिन जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि एक रिहैबिलिटेटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए कि जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, वर्क प्रोवाइड करना चाहिए, और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको जो है वो उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम करने चाहिए। तो स्माइल स्कीम एक पूरी एक इनिशिएटिव, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है टू प्रोवाइड इमीडिएट, नॉट जस्ट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ताकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आए और इससे जो बेगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो टैकल किया जा सके। Then yesterday, our current education minister Dharmendra Pradhan said in parliament that according to the unified district information system for education plus data for 25-26 academic year, school enrollment across India has reached approximately 25 crore students। और ये रिटर्न रिप्लाई में इन्होंने बोला है और कहा है कि जो नेट इनरोलमेंट रेशियो है इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू 24-25, जितने भी एजुकेशन स्टेजेस है सब में, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। जेंडर पैरिटी इंडेक्स stands at 1.0 और इट इज हायर अक्रॉस ऑल स्कूल स्टेजेस। तो जेंडर पैरिटी भी उन्होंने कहा है कि बेहतर हुआ है। और उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में विद इन स्कूल्स। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं, फैसिलिटीज दी गई हैं चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड्स, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रैम्प्स इक्विप्ड विद हैंड रेल्स, इन सब में जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कीम है। PM Shri schools are actively being established nationwide, and these schools are designed to serve as exemplary institution in line with the objective and principles of National Education Policy 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जैसे इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये इंडिया का थर्ड मेजर एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले 1968 और 1986 में जो है वो पॉलिसीज में चेंजेस किए गए थे। फिर 92 में भी मॉडिफिकेशंस किए गए थे। पीएम श्री स्कीम, it was launched in 2022, is a direct implementation arm of the NEP 2020, and it aims to showcase its best practices and provide high quality education in equitable, inclusive, and joyful learning environment across approximately 14,500 schools। तो पीएम श्री स्कूल जो है वो हर स्टेट में जो है वो बनाए जा रहे हैं, और इनका एक एम है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ये पूरा फॉलो अप करें। तो इसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कर इन्होंने पार्लियामेंट में कल प्रोवाइड किया। Next, there is a news regarding Karnataka. Karnataka government has decided to implement AI in skill education as a replacement for third language in 1,652 government high schools across the state. This initiative will be carried out under the National Skills Qualification Framework starting from 26-27 academic year।
और इसको फैसिलिटेट करने के लिए समग्र शिक्षण कर्नाटका has issued a circular mandating the appointment of guest teacher specifically to teach AI। मतलब अब कर्नाटका के जो स्कूल्स हैं यहाँ पे एआई को पढ़ाया जाएगा और स्कूल्स को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो नेसेसरी जो प्रिपरेशन है वो करें ताकि स्मूथली ये जो प्रोग्राम है इसको रन कराया जा सके। जैसा कि हमें पता है कि एआई आजकल काफी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो एआई जो है वो एक जरूरी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ें, नॉलेज रहे इसके बारे में, ताकि आगे चल के बेहतर तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को मिल सकें। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट डेंगू वैक्सीन Qdenga। और डीजीसीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड मार्केट ऑथराइजेशन टू, ये तकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने इसको बनाया है, इसका है ये क्यू डेंगा टैक 003। तो ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है जिसको कि अप्रूवल मिला है कंट्री में, अभी इसका कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में जो है वो बताया है। और ये जो वैक्सीन है, इट हैज बीन अप्रूव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू इन इंडिविजुअल्स एज्ड 4 to 60, मतलब 4 ईयर से लेके 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन जो है वो लग सकेगी। और अगर वैक्सीन की बात करें तो ये एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है एंड इट हैज बीन डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप। डेंगू के जो है वो 4 जो है वो डेंगू वायरस होते हैं और इसको माना जा रहा है कि इससे जो है वो सभी के अगेंस्ट जो है वो एक प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगी। और जो कंपनी है इसके अकॉर्डिंग ये जो वैक्सीन है ये सबको जो है वो लगाई जा सकती है। अगर किसी को पहले डेंगू इन्फेक्शन हुआ है तो भी, और कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वैक्सीनेशन के पहले कोई स्क्रीनिंग करानी पड़े। और अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है वो काफी जो है वो एक तेजी से स्प्रेड हुआ है। एक चैलेंज के तौर पे ये है, पब्लिक हेल्थ चैलेंज है इंडिया में। ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है बाय एडीज एजिप्टाई मॉस्किटोज and it cause flu-like symptoms and potentially severe complications। इसमें डेमो रेगिक फीवर भी जो है वो हो जाता है और इंडिया काफी स्ट्रगल कर रहा है। जो डेंगू के केसेस हैं वो रैपिडली राइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इनएडिक्वेट वेक्टर कंट्रोल। और अभी जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 11-fold increase have been noticed over the past 2 decades। मतलब पिछले 2 दशकों में जो डेंगू के केसेस उसमें 11 गुना बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। और जो डब्ल्यूएचओ है उसने जो है वो काफी पहले से ही जो है वो एक एडवोकेट किया है इफेक्टिव डेंगू वैक्सीन का। और क्यू डेंगा या टैग 003, इसको पहले इंडोनेशिया में अप्रूवल मिला था 2022 में। और टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी एक जापानीज मल्टीनेशनल बायोफार्मास्यूटिकल फर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये टोक्यो में है। और अब इसको जो है वो इंडिया में चूंकि अप्रूवल मिल गया है तो माना जा रहा है कि एक बेहतर तरीके से डेंगू के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें ये हेल्प करेगा। और इंडिया का एक डेंग वैक्सिया, ये भी एक वैक्सीन है लेकिन ये इसका जो है काफी लिमिटेड है। और इसमें जो है वो जो सेरो नेगेटिव इंडिविजुअल्स इसमें नेगेटिव इफेक्ट मिला है, तो उसके कंपैरिजन में ये इफेक्टिव जो है वो माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये रहेगी। और टेकेडा के ग्लोबल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है वो कई सारे इसमें अप्रूवल इसको दिए गए हैं। 28,000 पार्टिसिपेंट्स पे जो है वो पूरा ट्रायल इसका हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये सेफ है वैक्सीन और इसको एडमिनिस्टर इजीली जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट एंडी बर्नहैम, ये इलेक्ट कर लिए गए हैं यूके's न्यू प्राइम मिनिस्टर। और ये लेबर पार्टी के न्यू इलेक्टेड लीडर हैं और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किंग्स चार्ल्स 3 इन्होंने जो है वो किया है। इसके पहले प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कियर स्टारमर थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है। और यूके की बात करें तो यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नेंस है ये कहीं ना कहीं यूके से ही हमने जो है वो अडॉप्ट किया है। फिर सेनेगल प्रेसिडेंट है बसीराउ फाय। He has been elected as the new chairman of the Economic Community of West African States या ECOWAS। ECOWAS पूछ सकता है कि ये क्या है।
ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का एक रीजनल ग्रुप है। इसमें 15 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं और अभी करंट जो इनके प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये बेजीराव फाए हैं। ये सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं और अभी इनका 69th ऑर्डिनरी सेशन जो है वो चला है ऑफ द अथॉरिटी ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो कि सियरा लियोन में हुआ। फिर कल पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, and this bill seeks to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956. And the primary objective of this bill is to increase the total number of judges in the apex court, yeah, Supreme Court. Through this, the number of judges will increase from the current strength of 33 to 37. And after including Chief Justice of India, the total strength of Supreme Court will be 38. तो जैसे ही कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है, तो फिलहाल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के 38 जो है वो कर दिया गया है। और अभी मई में जो है वो ये इस पे जो है वो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था और उसके बाद से जो नंबर ऑफ जजेस उनको इंक्रीज करके 37 किया गया था, excluding Supreme Court of Chief Justice of India. Or if we talk about the Supreme Court of India, it is the highest judicial court in India. जो strength है judges का, it has been increased periodically to handle the growing workload. जैसे कि population है ज्यादा, workload ज्यादा है, तो कैसे जो justice system है उसको और बेहतर किया जाए, तेजी लाया जाए इसमें। तो टाइम टू टाइम जो जजेस का है स्ट्रेंथ इसको जो है वो इंक्रीज किया गया है। और ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 इसका ये ओरिजिनल एक्ट है और उस टाइम पे जो जजेस का नंबर था सुप्रीम कोर्ट में उसको फिक्स किया गया था एट 10। देयर आफ्टर द नंबर हैज बीन सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 14 इन 1960, 17 इन 1977 एंड 25 इन 1986। तो ये है। और इसके बाद ये अगेन इट वाज अमेंडेड इन 2008 एंड द नंबर वाज इंक्रीज टू 31। Thereafter, in 2019, the strength was increased to 34, including the Chief Justice of India. तो जो timeline है, this will be important for prelim examination because they ask these kinds of question। और अभी जो स्ट्रेंथ है ये 37 इसको कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे हमारा एक शॉर्ट वीडियो भी है और डिटेल में आपको जो है इसको क्लैरिफाई किया गया है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। और चैनल पे आप हमसे से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड and Ajit Doval, who is our national security advisor, has been selected as the recipient of this year's prestigious Lokmanya Tilak National Award. The ceremony is scheduled to take place on 1st August in Pune. पुणे में ये सेरेमनी होगी और इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। This year we are going to celebrate 106 डेथ एनिवर्सरी ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर लोकमान्य तिलक, मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी है तो उस मौके पे इनको दिया जाएगा। और एक ये रिकॉग्निशन है इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बेहतर करने के लिए। अगर इनका हम देखें तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो मेजर नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स रहे हैं, लाइक ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जैसे ये भी पूछा जा सकता है, डोकलम डिप्लोमेटिक negotiations, Balakot airstrike. He is a 1968 batch Indian Police Service officer from Kerala cadre, and he has dedicated over 3 decades of his career to the intelligence establishment before heading to Intelligence Bureau. और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड ये है कि ही करेंटली होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की, तो ये ऑनर जो है वो एनुअली प्रोवाइड किया जाता है बाय तिलक
Smarak Mandir Trust in Pune, Maharashtra, and it was instituted in 1983 to acknowledge and celebrate the legacy of Bal Gangadhar Tilak, who is popularly known as Lokmanya Tilak. He was a very prominent leader of the Indian independence movement. He dedicated his life to public service and nationalism. तो इनको ये अवार्ड इस साल का प्रोवाइड किया जाएगा. Then there is a news regarding the India's National Coal Gasification Mission and Promotion Scheme. और गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी पार्लियामेंट में कल इंफॉर्मेशन दिया कि इंडिया का जो नेशनल गोल गैसिफिकेशन मिशन है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एम्बिशियस गोल एक है अचीव करना हमें टारगेट है 100 million ton ऑफ coal gasification capacity by year 2030. Currently, government has informed that approximately 22.6 million tons per annum of coal gasification capacity is either operational or in various stages of implementation across the country. उन्होंने बताया कि to further accelerate the progress towards the national target, the government has sanctioned a new scheme for promotion of surface coal and lignite gasification project. The scheme is backed by substantial financial outlay of 37,500 crore rupees and is projected to facilitate the utilization of approximately 75 MTPA of coal, which will contribute to the 100 MT coal gasification target. और कोल गैसिफिकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कोल गैसिफिकेशन इज अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स coal into gaseous mixture primarily syngas composed mainly of monoxide hydrogen carbon dioxide and methane तो they can ask about the composition of syngas तो ये भी important रहेगा and this process is an alternative to direct combustion of coal. It offers a cleaner way to utilize coal resources. जो syngas produce होती है it has various applications including generating electricity in integrated gasification combined cycle power plants, producing liquid fuels such as methanol and diesel via Fischer-Tropsch synthesis, or manufacturing chemicals like ammonia and urea. It also facilitates capture of pollutants, making it more environment friendly option compared to traditional coal fired power plants. तो ये important रहेगा ये जो भी इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये पूछी जा सकती है जैसे सिंह गैस के बारे में या इनके जो है बाय प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा next the office of economic advisor department of promotion of industry and internal trade is going to release a revised series of index of core industries with the new base year of 22-23. This new series will supersede the current ICI, that is the Index of Core Industries, which has a base year of 2011-12. तो बहुत सारे बेस ईयर्स को इस बार जो है वो चेंज किया है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये जो रिवाइज आईसीआई सर्विसेज रहेंगी इसमें काफी सारे रिवीजन किए गए हैं इसमें आयरन ओर को भी इंक्लूड किया है एज ए न्यू कोर इंडस्ट्री आइटम because it is used in production processes and it contribute to industrial development मतलब एक ये इंडेक्सिंग बताता है कि कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट में जो है अपना रोल एक प्ले करते हैं Beside these, steel index will also be compilated, which will utilize gross production data, a change from net production data, which was used in 2011-12 सीरीज तो जैसे जो भी चेंजेस किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि बेस ईयर का जो चेंज है ये इसके अलावा और भी काफी सारे इंडेक्सेस में किया गया है जैसे कि जीडीपी में किया गया है जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया गया है इसको भी 11-12 से 22-23 किया गया आईआईपी या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको भी चेंज किया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इसको भी चेंज किया गया है तो ये सारी जो सीरीज है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और इफ यू टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज it is a crucial indicator for Indian economy. It reflects the performance of key sectors that forms backbone of industrial activity. तो इसका भी रिवीजन जो है वो अब जो है वो इसको किया जाएगा
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू कॉटन। इंडिया का जो कॉटन सेक्टर है उसका एक पूरा ओवरव्यू जो है वो बताया गया है। कॉटन की बात करें तो एक कॉर्नर स्टोन है इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। इट रिप्रेजेंट्स 23% ऑफ ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन एंड इट सपोर्ट्स मिलियन ऑफ फार्मर्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट गोल्ड। जैसे ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये काफी क्रूशल होता है फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस कॉटन प्रोडक्ट्स which includes fiber, yarn, fabrics, garments. India's cotton sector is characterized by its biological diversity, extensive cultivation, and a strong textile manufacturing base. Modern Indian cotton industry, it emerged in 19th century with early textile mills, which was established in Kolkata, Mumbai, and Ahmedabad. The Swadesi movement spurred the growth of domestic mills to counter British goods and world wars, further boosted demand. By the mid 20th century, India had a significant number of textile mills and substantial increase in cotton cloth production leading up to independence. India is a country where all four recognized cotton species are cultivated. These are Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, which is Asian cotton, Gossypium barbadense and Gossypium hirsutum. तो ये important रहेगा। और अभी जो गॉसिपियम हिर्स्यूटम है ये इट इज डोमिनेटिंग हाइब्रिड प्रोडक्शन एंड इट हाउसिंग ऑल करेंटली कल्टिवेटेड बीटी कॉटन वेराइटीज। बीटी कॉटन भी कई बार पूछा गया है। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है विच इनकॉर्पोरेट्स जीन्स फ्रॉम बैसिलस thuringiensis and it was introduced commercially in 2002। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्यूटी कॉटन अक्सर पूछा गया है और इससे रिलेटेड जो है ये जो जीन जैसे बैसिलस कौन सा बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है ये भी पूछा गया है कई बार। कॉटन को एक इसको इसके स्टेपल लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया में क्लासिफाई किया जाता है इनके लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसमें डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट स्टेपल टू एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। Further, if we talk about the concentration in 9 major states across 3 agroecological zones, in northern area, Punjab, Haryana, Rajasthan are the leading producer of cotton. In Central India, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. Southern India, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, with additional cultivation in Odisha and Tamil Nadu. India leads in the world in cotton cultivation area, and that is 114.84 lakh hectare, which accounts for 38% of the global total. Approximately 62% of its production lies on rainfall, while 38% is irrigated. Globally, India ranks second in both cotton production and consumption. And according to data for the 24-25 season, the production was 297.24 lakh bales. And for 25-26, it was 290.91 lakh bales. तो ये है। और इसके अलावा इसका इंडिया का एक ग्लोबल कॉटन ट्रेड में एक लीडिंग पोजीशन है। और इन वैल्यू टर्म्स कॉटन एक्सपोर्ट रीच्ड $11.49 billion in financial year 25, with US, Bangladesh, and Sri Lanka are the primary destinations for Indian-made fabrics and made-ups. Thereafter, to further increase cotton productivity, a mission for cotton productivity was launched in 2025-26, and for this, a budget of 5,659.2 crore has been allocated. और इंडिया में एक कपास किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये भी लॉन्च किया गया है जो कि पूरे जो एमएसपी है और इसको जो है फर्दर स्ट्रेंथन करता है। कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। इसका एम है टू इम्प्रूव द वैल्यू एंड ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं कॉटन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। Thereafter, there is a special project on cotton under the National Food Security Mission, implemented since 23-24। तो ये है। तो और अगर हम ऐसे कभी कभी हिस्टोरिकल
एस्पेक्ट भी पूछा गया है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है दैट सजेस्ट दैट कॉटन कल्टीवेशन एंड यूज बिगन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू एटलीस्ट 3000 BCE। तो इतने साल पहले से कॉटन का यूज जो है वो हो रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको दी रहती है इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इससे आपका जो अदर जो टॉपिक्स हैं उनका भी रिवीजन जो है वो हो जाता है। और अहमदाबाद की बात करें तो ये एक मेजर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। और ये इसको कंपेयर किया जाता है यूके के मैनचेस्टर सिटी से, जो कि एक एपिसेंटर है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो जो भी जो फैक्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन में आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। Then there was a news regarding Operation Jal Rahat. It is launched in Assam. अभी असम में जो फ्लडिंग है मतलब काफी फ्लडिंग हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है इन्होंने अपना ऑपरेशन जल राहत इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो जैसे रिसेंट जो जैसे अब आपका एग्जामिनेशन जो आगे आने वाला है तो उसमें इस तरह से कुछ चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। असम की बात करें तो ये काफी वल्नरेबल होता है फ्लड को लेके, क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली से जो है ये सटा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे काफी जो है वो आपका बाढ़ आती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग इंडिया ज्वाइंस WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। इंडिया ने डिपॉजिट किया इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर WTO agreement on fisheries studies on July 20th, 2026, and officially it became a party to the agreement. This action underscores India's dedication to sustainable fisheries management and preservation of marine resources. The WTO agreement on fisheries subsidies, adopted by a consensus at the 12th WTO Ministerial Conference held in Geneva in June 2022. It marks the first multilateral WTO agreement with a clear objective of environmental sustainability. It became effective on September 15, 2025, and after securing acceptance from two-thirds of WTO members, the country became its member. Uh, India is now 123rd WTO member to deposit its instrument of acceptance. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा WTO से रिलेटेड, या फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स, जैसा कि हमें पता है, हमने कल भी बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप स्पेन इमर्ज विक्टोरियस। इट डिफीटेड defending champion Argentina with 1-0 victory in extra time at New York, New Jersey Stadium। तो छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है ये पूछे जा सकते हैं कि कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, न्यू जर्सी स्टेडियम में हुआ। और ये स्पेन का सेकेंड मेंस फीफा वर्ल्ड कप टाइटल है। देयर फर्स्ट टाइटल वाज इन 2010, मतलब उनको 2010 में भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। Spain has also achieved a historical milestone by becoming the first nation to concurrently hold both men's and women World Cup crowns। मतलब स्पेन की जो वुमेन्स टीम है वो भी वर्ल्ड कप जीती थी, और अब मेंस वर्ल्ड जो टीम है इन्होंने भी वर्ल्ड कप जीत लिया। Beside these, Kylian Mbappe of France, he has secured the World Cup Golden Boot for FIFA World Cup 2026. He became the first player to be the leading scorer in multiple World Cups, and he earning his second Golden Boot award. And Spain's captain Rodri, he also was recognized as best player of the tournament, receiving the Golden Ball awards. Then Golden Globe Award, it was presented to Unai Simon, and the Young Player Award went to Pau कुबारसी। तो ये जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो ये इंफॉर्मेशन हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये पूछा जा सकता है। लास्टली, लेमे यमाल has etched his name in football history by becoming the first teenager to win both the UEFA European Championship and the FIFA World Cup title.
इसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो फर्स्ट टीनेजर हुआ है जिसने दोनों ही उसमें जो है वो जीत उनको मिली। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपको काफ़ी डिटेल में हम लोग बताते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अगर आप इसको देखते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आप इज़िली अपना जो करंट अफेयर्स है उसको कर सकते हैं। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।